प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पर मिला। मैं वर्ष 2010 से वर्ष हो गए हैं प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए आयुर्वेद की। और आज का जो विषय है मेरा मैनेजमेंट ऑफ यूरिनरी डिसऑर्डर्स, इसके ऊपर मेरे जो क्लिनिक में अवलोकन है उसको मैं यहाँ पे सबके बीच में प्रस्तुत करता हूँ। मैं बेसिकली एक चिकित्सक के रूप में ही अपना कार्यभार शुरू किया है। विद्यालय में अध्यापन का या इस तरह का मेरा कोई अनुभव नहीं रहा, इसलिए जितना भी यहाँ पर मैं प्रस्तुत करूँगा मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर और अनुभव के आधार पर और जिन गुरुजनों के साथ मैंने काम किया उसके आधार पर मैं यहाँ पे प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। और मैं जानता हूँ कि यहाँ पे हमारे गुरुजन काफ़ी अनुभवी हैं, काफ़ी विद्वान हैं, और मैं यहाँ पे जो कार्यक्रम में हम लोग देखते रहते हैं हमेशा कोई ना कोई बहुत अच्छे विषय पर उनका प्रस्तुतिकरण रहता है। तो मेरा पूरा एक जो ऑब्जर्वेशन है उसके ऊपर, जब आयुर्वेद की प्रैक्टिस जब शुरुआत करते हैं तो सामान्यतः जब प्रैक्टिस शुरू की जाती है, चाहे शहर हो या गांव में, शुरू में हमारे पास जो वैद्यों के पास जो पेशेंट्स आते हैं वो आते हैं कि किसी के बाल झड़ रहे हैं, किसी को पिंपल्स हो रहे हैं, किसी को मुहासे हो रहे हैं, किस तरह की स्किन की प्रॉब्लम है। फिर धीरे धीरे उनको लाभ होता है तो फिर वो कुछ पेट से संबंधित तकलीफें लेके आते हैं, वो भी सामान्य से कि कब्ज रहती है, एसिडिटी रहती है। फिर जब उनको लगता है कि नहीं ये वैद्य बहुत अच्छे हैं, कुछ अपना इलाज अच्छी तरह से कर रहे हैं, तो फिर धीरे धीरे करके हमारे पास जोड़ों के रोग और इस तरह के रोग आने लगते हैं। और जब वैद्य अच्छी तरह से इस्टेब्लिश हो जाते हैं और बहुत सक्सेसफुली इस तरह की चिकित्सा करना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन ये बड़ी लंबी प्रक्रिया है, धीरे धीरे इस तरह से एक पहचान बनती है। मैंने भी जब प्रैक्टिस प्रारंभ की इसी तरह का मेरा सीक्वेंस रहा, लेकिन प्रैक्टिस करते करते देखा कि ये यूरिनरी डिसऑर्डर से जितने हैं धीरे धीरे कब हमारी प्रैक्टिस में शामिल हो गए, कब उसकी चिकित्सा हम अच्छी तरह से करने लगे, तो आयुर्वेद के ऊपर बड़ा अभिमान होता है कि किस तरह से आयुर्वेद ने सब हर पहलू के ऊपर बहुत अच्छी तरह से विचार किया है, तभी हम इतनी अच्छी तरह से चिकित्सा कर पाते हैं। तो सामान्य रूप से हमसे जो अपेक्षा रहती है, हम उदर विकार जो सामान्य रोग रहते हैं उसकी तो चिकित्सा हम करते ही हैं। कृच्छ साध्य रोग रहते हैं, आमवात जैसे रोग, और उसमें भी अगर कहें तो यूटीआई के भी केसेस रहते हैं जिनका बार बार रिलेप्स होते हैं, और उसके भी लेकिन ये है कि औषधि चिकित्सा बहुत सक्सेसफुल है, बहुत अच्छी तरह से हो सकती है। और असाध्य रोगों के पास तो जैसा जिनका अनुभव वो कर सकते हैं। तो आयुर्वेद में जब प्रैक्टिस हम लोग प्रारंभ करते हैं तो इस तरह के रोग जो सामान्य प्रैक्टिस में आते हैं, और जब मैंने इसका डाटा कलेक्शन किया, जो हमारे पिछले वर्ष जो छात्रों ने एक मूत्र कृच्छ के ऊपर अपना प्रेजेंटेशन दिया, तो ऐसा लगा कि वास्तव में बहुत अच्छे रिजल्ट इनको मिल रहे हैं, तो एक बार पूरा क्यों ना फिर इसको रिवाइज किया जाए। तो लगभग 40 रोगियों का डाटा यहाँ पे मैंने रिवाइज करके और उसके ऊपर काम प्रारंभ किया है, और एक उसका अवलोकन आपके सामने यहाँ पे एक प्रस्तुत करने का एक प्रयास करता हूँ। तो आयुर्वेद की जब शुरुआत ही होती है वो दोष धातु मल विज्ञान ऐसा कहा ही जाता है, और जिसको डीडीएम कहते हैं। जब हम लोग पढ़ते थे तो डीडीएम का एक विषय रहता ही था और अभी भी वो विषय है। और आयुर्वेद में दोष धातु मल मतलब दोषों का भी उतना महत्व है, धातु का भी और मलों का भी महत्व है। और मलों का महत्व होने के कारण उसकी दृष्टि से किस तरह से चिकित्सा करना यह भी एक बड़ा उल्लेखनीय विषय है। और जो अधारणीय वेग हैं, जो जिन वेगों को धारण नहीं करना चाहिए, ऐसे इसमें सबसे पहला यदि नंबर आता है तो मूत्र रोग का ही आता है कि चरक संहिता में सूत्र स्थान में इसका उल्लेख है 7वें अध्याय में कि ऐसे जो वेग हैं इनको रोकना नहीं चाहिए, और उनके यदि रोकते हैं तो कई प्रकार के रोग होने की आशंका रहती है, जिसमें उल्लेख भी है कि बस्ती शूल है, मूत्र कृच्छ है, मेहन शूल है, आना है, इस तरह के लक्षण देखने में आते हैं। सुश्रुत संहिता में भी इसके संदर्भ में उत्तर तंत्र में मिलता है कि उन्होंने मूत्र वेग रोकने के कारण 13 तरह के उदावर्तक के संबंध में उल्लेख किया हुआ है, और उसके कारण तीव्र शूल और बस्ती फूलना यह लक्षण देखने में आते हैं। मूत्र से वेगे भी हते नरस्ते कृच्छेण मूत्रम कुरुते अल्पम अल्पम। तो इस तरह का यह सुश्रुत ने भी इसका उल्लेख किया है। चरक सूत्र 19 में अष्टोदरी अध्याय के अंतर 48 रोगों में 8 मूत्राघात का उल्लेख है और 6 उदावर्त का है, जिसमें जो मूत्र रोग रोकने के कारण हो सकते हैं। अब हम इस पे विचार करें, अर्थात यह है कि मल होते हुए भी इसके ऊपर हमारे आचार्यों ने बहुत ध्यान दिया है और इसके तरह से चिकित्सा करने का उन्होंने निर्देश भी दिए हैं।
और इसलिए आयुर्वेद में 10 प्राणायतन इसके अंतर्गत इसका समावेश है। चरक सूत्र 29 का हम लोग जानते हैं सब कि 2 शंख प्रदेश, 3 मर्म, सिर, हृदय, बस्ती, रक्त, शुक्र, ओज, गुदा, यह जो है 10 प्राणायतन, उसमें मर्म की भी चिकित्सा करने का उल्लेख है। इसलिए और एक जो प्राणाभिसर वैद्य रहता है उससे यही अपेक्षा रहती है कि वह 10 प्राणायतन की भी चिकित्सा करे, इंद्रियों की चिकित्सा करे, उसमें अच्छा आयुर्वेद ज्ञान हो, चेतना का भी ज्ञान हो, तभी वो एक प्राणाभिसर वैद्य के रूप में प्रतिष्ठित हो सकता है। और इसीलिए आयुर्वेद में इसको 3 मर्म जो उल्लेखित किए गए हैं, सिर, हृदय और बस्ती, ऐसे 3 मर्म के अंतर्गत इसका उल्लेख मिलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम बहुत महत्वपूर्ण विषय है बस्ती का, लेकिन सामान्य चिकित्सा में धीरे धीरे ही पेशेंट हमारे पास आते हैं। एक प्रचलित धारणा है कि जब भी किसी को, पहली बात तो यह है कि यूरिन इन्फेक्शन के या मूत्राघात के इस तरह के रोगियों का निदान बहुत जल्दी नहीं होता, पेशेंट भी अवेयर नहीं होते, और उसी कारण निदान होने में भी कई बार देर हो जाती है, और उनको ये अपेक्षा भी नहीं रहती कि आयुर्वेद के चिकित्सक उसको ठीक कर सकते हैं। वो सीधा यूरिन टेस्ट कराते हैं, यूरिन टेस्ट करवा के और तत्काल एंटीबायोटिक उनको दी जाती है, तत्काल उनको लाभ भी हो जाता है। फिर कुछ दिन बाद जब रिलेप्स होता है फिर वो एंटीबायोटिक लेते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब वो तीसरी चौथी बार जब रिलेप्स होता है तब उनको लगता है कि अल्टरनेटिव चिकित्सा के रूप में आयुर्वेद के पास जाना चाहिए, और मेरे पास इसी तरह के केसेस काफी आए, इसलिए मैंने इस विषय का यहाँ पर उल्लेख किया है। तो अगर देखा है तो बस्ती मर्म के जो रोग होते हैं थोड़े कष्ट साध्य होते हैं, और इसकी चिकित्सा एक बहुत योजनाबद्ध तरीके से परिश्रम पूर्वक करना होती है। इसलिए बस्ती को प्राणायतन भी कहा है, मलाधार भी कहा है, और मूत्राशय भी कहा हुआ है। अब इनके हम आगे का देखते हैं कि मूल व इसके मूत्र व स्त्रोतस के मूल क्या है। तो आचार्य सुश्रुत ने बस्ती और मेड्र को माना है, और आचार्य चरक ने बस्ती और वंक्षण को मूल मूत्र स्त्रोत का मूल माना है। और मूत्र व स्त्रोत दृष्टि के जो हेतु हैं वो चरक विमान स्थान में 20वें अध्याय में मिलते हैं। मूत्रित उदक भक्ष स्त्री सेवनात् मूत्र निग्रहात क्षीणस्य अभिक्षतस्य च, मूत्र वेग के उपस्थित रहते हुए भी उदक का सेवन करना, उस तरह द्रव्यों का भक्षण करना, और अति स्त्री प्रसंग करना, और मूत्र निग्रहात मतलब मूत्र वेग को रोकना, और रसादी धातुओं के क्षय तथा क्षत होने से मूत्र व स्त्रोतस दूषित होता है। और इसके लक्षण भी मूत्र व स्त्रोतस दृष्टि के जो है वो चरक विमान स्थान में मिलते हैं अध्याय 5 में, कि अतिमूत्र प्रवृत्ति, मूत्रावरोध, और अल्प अल्प बार बार मात्रा में शूल पूर्वक मूत्र की प्रवृत्ति होना। आयुर्वेद में मूत्र कृच्छ का वर्णन अलग अलग संहिताओं में अलग अलग तरीके से दिया हुआ है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और वाग्भट में इसका उल्लेख है। आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान अध्याय 26 में त्रिमर्मी चिकित्साध्याय में मूत्र कृच्छ का वर्णन किया है कि अपने कुपित होने वाले कारणों से प्रकोपित हुआ वात, पित्त और कफ अलग अलग या एक साथ मिलकर बस्ती प्रदेश को कुपित कर मूत्र मार्गों को पीड़ित करते हैं, तब मनुष्य कष्ट के साथ मूत्र का त्याग करता है। इसी प्रकार आचार्य सुश्रुत ने उत्तर तंत्र के अध्याय 59 में कहा कि मूत्र कृच्छ प्रतिशत नाम का जो अध्याय है उसमें लिखा है, वातेन पित्तेन कफेन सर्वस तथा विघातैक्षकृद श्मरीभ्याम ततः पर शर्कर सुकटो मूत्रोपाघात कथितोष्टमस्तु, वात पित्त कफ सन्निपात अभिघात शक्रत अश्मरी और शर्करा से कष्ट साध्य मूत्रकृच्छ उत्पन्न होता है। इस तरह देखते हैं आचार्य सुश्रुत ने और चरक ने इसका और उल्लेख भी किया है। माधव निदान में आचार्य वाग्भट ने निदान स्थान 9 में तथा चिकित्सा स्थान 11 में 20 प्रकार के मूत्राघात का वर्णन किया है कि बस्ती अधोमुख होने पर भी मूत्रवाही सरामुखों के द्वारा पार्श्वों से भर जाती है। मूत्र को ले जाने वाले सूक्ष्म स्त्रोतों द्वारा निरंतर बस्ती भर जाती है। इन्हीं मूत्र स्त्रोतों के मार्ग से दोष बस्ती में पहुंचकर बस्ती मर्म में आश्रित एवं कष्ट साध्य 20 मूत्राघात एवं 20 प्रमेहों को उत्पन्न करती है। तो अगर हम मूत्रकृच्छ के प्रकारों पर अगर जाते हैं, भेद के ऊपर जाते हैं, तो आचार्य चरक ने
8 प्रकार के भेद लिखे हैं चरक चिकित्सा स्थान में। सुश्रुत ने भी उन्हीं को माना है और शोणित की जगह अभिघात जैसे शब्द का उल्लेख किया है। माधव निदान में शर्करा की जगह शुक्रज को उन्होंने माना है, 8 प्रकार के उन्होंने भी माने। अष्टांग हृदय में 4 प्रकार का उल्लेख है। और यदि मॉडर्न के हिसाब से देखें तो डिसयूरिया, एक्यूट सिस्टाइटिस, यूरेथ्राइटिस, सब एक्यूट यूरेथ्राइटिस और स्टोन, ऐसे ये मूत्र कृच्छ के कुछ भेद मॉडर्न के हिसाब से हैं जिनके कारण मूत्र कृच्छ की संप्राप्ति बनती है और इस तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। मूत्र कृच्छ का यदि चिकित्सा के अगर हेतु और इसके लक्षण के ऊपर जाएं तो हेतु तो स्पष्ट है कि यदि बात कारक आहार का यदि सेवन किया जाता है, रुक्ष आहार का सेवन हो, मूत्र वेग का धारण हो, अति मैथुन हो, तो उसके कारण जो लक्षण उत्पन्न होते हैं वो वंशनशूल, बस्तीशूल, मेढशूल, मुहुर मूत्र प्रवृत्ति, अल्पमूत्रता, कृच्छमूत्रता, ये सब लक्षण देखने में आते हैं। पित्त यदि उष्ण और तीक्ष्ण आहार मध्य का सेवन किया जाए तो मूत्रदाह के लक्षण विशेष रूप से मिलते हैं। मेढशूल मिलता है, मुहुर मूत्र प्रवृत्ति मिलती है और पीत और हरिद्र रंग का मूत्र का रंग रहता है, इस तरह का देखने में आता है। कफ का कारण जो है उसका हेतु में लिखा है कि अत्यधिक जलपान करने से, अनुपहार के सेवन से मूत्र में शिथिलता आ जाती है और पिच्छिल मूत्रता होती है और बस्ती और अंडकोश में भारीपन होता है, रोमहर्ष होता है, इस तरह का। आचार्य ने मूत्राघात के बारे में भी उल्लेख किया है कि सुश्रुत, चरक और अष्टांग हृदय में सुश्रुत ने 12 प्रकार के मूत्राघात माने हैं, चरक ने 13 प्रकार के माने हैं। बस्ती कुंडल को मूत्राघात सुश्रुत ने नहीं माना है। इसी प्रकार अष्टांग हृदय ने भी बस्ती कुंडल को नहीं माना है, लेकिन बात बस्ती के 2 प्रकार उन्होंने माने हैं। इस प्रकार देखा जाए तो 13 प्रकार अष्टांग हृदय में मिलते हैं, सुश्रुत ने 12 माने हैं, चरक ने 13 माने हैं। इस तरह का ये मूत्राघात के संबंध में शास्त्रों की जो विवेचना है। अब इसी के साथ ये तीनों जो विषय हैं, अश्मरी के, मूत्राघात के और मूत्र कृच्छ के, ये सामान्यतः प्रैक्टिस में भी हम देखते हैं कि ये तीनों साथ में ही देखने में आते हैं। इसके रोगी भी इस तरह से आते हैं। जब रोगी हमारे आते हैं तो रोगी को बाइफर्केट करना, उनके लक्षणों के आधार पर चयन करना, सिलेक्शन करके उनकी चिकित्सा करना, वो एक वैद्य का कर्तव्य होता है। यदि अश्मरी की दृष्टि से भी देखा जाए तो चरक ने एक प्रकार की अश्मरी, वातज अश्मरी को माना है। सुश्रुत ने वातज, पित्तज, कफज और शुक्रज अश्मरी का उल्लेख किया है और वाग्भट्ट ने वातज, पित्तज, कफज और शुक्रज अश्मरी के संदर्भ में कहा है। मॉडर्न कोरिलेशन ये करते हैं तो जो वातज अश्मरी होती है वो ऑक्जेलेट का मान सकते हैं और इसको पित्तज को यूरिक एसिड का मान सकते हैं और कफज को फॉस्फेट कैलकुलस ऐसा मान सकते हैं। इसकी संप्राप्ति भी है कि स्व कारणों से जो त्रिदोष दृष्टि होती है वो बस्ती प्रदेश में जाकर संचय होता है, फिर मूत्र मार्ग में संकोच होकर स्त्रोत्र का अवरोध होकर क्षोभ होकर बस्ती के स्थान में क्षोभ होता है, मूत्र प्रवृत्ति के समय वेदना होती है, कष्ट होता है और मूत्र कुछ उत्पन्न होता है। एक दूसरी भी संप्राप्ति साथ में चलती है कि अपान दृष्टि के कारण मूत्र व स्त्रोतों में संग होता है। अपान दृष्टि अधिक होने पर वात पुरुष का अवरोध होता है और मूत्र कृच्छ की उत्पत्ति होती है। और संप्राप्ति घटक का विचार करें तो दोष इसमें वात, पित्त, कफ तीनों प्रकोपित हो सकते हैं, सन्निपातज भी हो सकते हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से वात प्रधान रोगों में इसकी गणना होती है। दूष्य में मुख्य रूप से मूत्र और उदक अधिष्ठान के अंतर्गत जो होता है कि बस्ती में और मूत्र मार्ग में यह अधिष्ठान रहता है। स्त्रोतों से मूत्र व स्त्रोत दूषित होता है। स्त्रोत दृष्टि में संग ऐसा मतलब जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है और स्वभाव यह है कि आशुकारी रहता है और साध्य रहता है। सामान्यतः जितने भी मूत्र रोग रहते हैं समय से यदि चिकित्सा की जाए, योजना पूर्वक चिकित्सा की जाए तो साध्य की श्रेणी में ये आते हैं। इसी से मिलता जुलता जो रोग है प्रमेह के भी लक्षण हम देखते हैं, लेकिन प्रमेह और मूत्र रोग में अंतर होता है कि प्रमेह में का यदि विचार करें तो उसमें जो दूष्य होते हैं उसमें मेद, ओज, लसिका, रस, रक्त, मांस, मज्जा, शुक्र, वसा, उदक, ये सब उसमें प्रमेह में दूष्य होते हैं। लेकिन मूत्र रोग में दूष्य सिर्फ मूत्र और उदक ही होता है। दोषों का विचार करें तो दोषों में ये कफ प्रधान होता है, त्रिदोष इसमें भी प्रभावित होते हैं और
मूत्र रोग में ये बात प्रधान होता है। स्वभाव इसका चिरकारी होता है, बहुत दुष्चिकित्सा होता है, बहुत जल्दी इसमें लाभ की स्थिति भी नहीं रहती, लेकिन मूत्र रोग की चिकित्सा का लाभ तत्काल मिलता है और इसमें लाभ की स्थिति भी देखी जाती है। प्रमेह में जो इसका अधिष्ठान है वो बस्ती ऐसा माना जाता है, और मूत्र रोग में इसका अधिष्ठान मूत्र व स्रोतस ऐसा मानते हैं। मूत्र का में जो इसका मुख्य लक्षण जो हम देखते हैं, आबिल मूत्रता रहती है, लेकिन इसमें ऐसा कोई विशेषता नहीं रहती, अलग अलग प्रकार के मूत्र के वर्ण हो सकते हैं। स्त्रोत दृष्टि के अंतर्गत संग विमार्ग गमन संक्रमण से यह नहीं होता, लेकिन संग और विमार्ग गमन होता है। मूत्र रोग संग की स्त्रोत दृष्टि होती है, और यह किसी भी इन्फेक्शन से या संक्रमण से हो सकता है। और यदि प्रमेय के बारे में विचार करें तो ये साध्य से ज्यादा याप्य और असाध्य ज्यादा है, लेकिन यह मूत्र रोग यदि समय से चिकित्सा हो जाती है तो साध्य है, और थोड़ा कृच्छ साध्य है, या थोड़ी चिकित्सा के बाद इससे लाभ होता है। इसी संदर्भ में मूत्रकच्छ का यदि मॉडर्न के हिसाब से भी देखते हैं तो डिफिकल्टी इन मैच्योरेशन, ऐसा हम विच मीन्स कृच्छ प्रवृत्ति ऑफ मूत्र, मतलब डिफिकल्टी इन मैच्योरेशन। और यह एक यदि इसका विचार करें तो मॉडर्न के हिसाब से लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन इसको ऐसा मान सकते हैं। और मॉडर्न के हिसाब से भी अगर देखें तो पूरे यूरिनरी सिस्टम को उन्होंने दो भाग में डिवाइड किया है। अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसमें किडनी और यूरेटर प्रभावित होते हैं, और लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में ब्लेडर और यूरेथ्रा और प्रोस्टेट ऐसा ये आता है। इसलिए अपन मूत्र कृच्छों के लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट की डिसीज ऐसा हम मान सकते हैं। और इसके जो मॉडर्न में जो सिम्टम्स ऐसे जो उल्लेखित हैं वो इस तरह के, किडनी में यदि कोई संक्रमण होता है या कोई वहाँ पे पैथोलॉजी डेवलप होती है तो वहाँ पे जो लक्षण आते हैं वो बैक और साइड पेन होता है, हाई फीवर रहता है, ठंड देखिए बुखार भी आता है, नाशिया रहती है, वोमिटिंग होता है। ब्लेडर में अगर हो तो पेल्विक प्रेशर बढ़ता है, लोअर बेली डिस्कम्फर्ट रहता है, फ्रिक्वेंट और पेनफुल यूरिनेशन होता है, और कई बार यूरिन में ब्लड भी आ जाता है। और यूरेथ्रा में अगर पैथोलॉजी डेवलप हो रही हो तो बर्निंग विथ यूरिनेशन और डिस्चार्ज भी हो सकता है उसमें। इसके प्रतिशत की यदि गणना की जाए तो महिलाओं में इसका प्रतिशत ज़्यादा देखने में आता है, और उसके कई कारण होते हैं। हाइजीन का भी रिलेशन रहता है, माहवारी के समय में जो हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए उस न ठीक से देने के कारण भी हो सकता है। और अभी अगर देखा जाए तो पुरुषों में इसका जो प्रतिशत है वो कम है, मतलब यदि कहा जाता है 2:1 का रेशो है। लेकिन आजकल जिस तरह से मूत्र रोगों का संक्रमण बढ़ रहा है उसका एक बहुत बड़ा कारण डायबिटीज़ भी मान सकते हैं। और डायबिटीज़ में यदि ठीक से यूरिनरी ट्रैक्ट की ठीक से केयर नहीं हुई, हाइजीन का अगर ध्यान नहीं रहा तो ये इसका परसेंटेज बढ़ने की आशंका ज़्यादा रहती है। और मॉडर्न में तो पूरा जो है वो बैक्टीरियोलॉजी के अगर हिसाब से विचार करें तो ग्राम नेगेटिव जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, विशेष रूप से ई कोलाई, शिबेला और प्रोटियस मिरीबेलिस और स्यूडोमोनास, इनका अधिकतर होते हैं। लेकिन अधिकतर जो देखने में आते हैं, हमारे प्रैक्टिस में भी हम देखते हैं कि 75 से 95% तक जो केसेस होते हैं वो ई कोलाई के होते हैं। और ग्राम पॉजिटिव में जो देखने में आते हैं वो स्टेफाइलोकोकस, एंटेरोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस, ऐसे ये बैक्टीरिया की दृष्टि से विचार करते हैं। तो ये जब हमारे पास पेशेंट आते हैं और कल्चर टेस्ट कराते हैं तो ये सब देखने में आता है। लेकिन सामान्यतः जो ई कोलाई होती है जो आंतों में भी पाई जाती है और हमारे यूरिनरी ब्लैडर में भी देखते हैं, तो इस तरह से ये इन्फेक्शन देखने में आता है। यूटीआई जो शब्द है बड़ा प्रचलित है, अगर उसकी टर्मिनोलॉजी पे विचार करें, क्योंकि अधिकतर ये प्रचलित रहता है जब हमारे पास पेशेंट भी आते हैं तो वो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स जब लेके आते हैं तो हमको पता चलता है, थोड़ा उसका भी जानकारी हम लोग थोड़ा इसके ऊपर भी अवलोकन कर लें। तो अनकॉम्प्लिकेटेड मतलब यूटीआई विदाउट अंडरलाइंग रीनल और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, मतलब यदि कोई किसी प्रकार का नहीं सिर्फ इन्फेक्शन है तो उसको अनकॉम्प्लिकेटेड कह सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड उसको मानेंगे यूटीआई विथ अंडरलाइंग स्ट्रक्चरल, मेडिकल और न्यूरोलॉजिकल डिसीज, कि न्यूरोलॉजी के कारण भी हो सकता है, कई बार उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है तो इस कारण भी हो सकता है। रिकरेंट का अर्थ यह है कि मोर देन 3 सिम्टोमेटिक यूटीआई विद इन 12 मंथ, एक साल के अंदर अगर 3 बार यूटीआई का यदि प्रकोप हुआ है तो ये कह सकते हैं कि रिकरेंस हुआ है। री इन्फेक्शन का मतलब इस तरह से मान सकते हैं कि रिकरेंट यूटीआई काज्ड बाय ए डिफरेंट पैथोजन एट एनी टाइम,
मतलब अलग अलग, मतलब एक ही समय में डिफरेंट प्रकार के पैथोजेंस हो तो उसको री इन्फेक्शन मान सकते हैं। और रिलेप्स का अर्थ है कि रिकरेंट यूटीआई काज्ड बाय सेम स्पीसीज काजिंग ओरिजिनल यूटीआई विद इन 2 वीक्स आफ्टर ऑफन थेरेपी। तो इस तरह से यूटीआई की जो टर्मिनोलॉजी जो मॉडर्न के हिसाब से देखने में आती है, वो इस तरह का अवलोकन देखने में आता है। और ये जो ट्रीटमेंट जो मॉडर्न में जनरली दिया जाता है उसका उल्लेख है, हमको इससे विशेष हम तो जानते ही हैं, हम तो अपने आयुर्वेद के हिसाब से विचार जब करेंगे तो देखते हैं। तो अब आती है चिकित्सा, मूत्रकृच्छ की चिकित्सा किस प्रकार से की जाए। तो वातज अधिकतर जो प्रैक्टिस में देखने में आया, और मैंने अभी इसमें जो अध्ययन भी किया है कि अधिकतर जो केसेस आते हैं हमारे पास वो आते हैं, और जो मैंने भी अवलोकन किया वो वातज और पित्तज के ज़्यादा रहते हैं, और कफज के जो रोगी हैं वो काफ़ी कम रहते हैं। तो वातज मूत्रकृच्छ में अभ्यंग, स्नेहन, निरूह बस्ती इसका उपयोग विशेष रूप से करना चाहिए, और उत्तर बस्ती का जिनके यहाँ सुविधा और जिनके यहाँ अच्छी तरह से अभ्यास, उत्तर बस्ती के रिजल्ट बहुत अच्छी तरह से मिलते हैं। और वातनाशक तेलों के क्वाथ के द्वारा परिषेक। पित्तज मूत्रकृच्छ में शीतल द्रव्यों के क्वाथ से परिषेक, अवगाह, प्रदेह एवं ग्रीष्म ऋतुचर्या का पालन करना होता है। बस्ती दी जा सकती है, क्षीरपान और विरेचन इसमें कराने का उल्लेख है। कफज मूत्रकृच्छ में क्षार का उपयोग कर सकते हैं, उष्ण तीक्ष्ण कटु रस वाले अन्नपान का सेवन करते हैं। स्वेदन कराना चाहिए, जौ से भक्ष्य बने पदार्थ का सेवन, तक्र का प्रयोग, और निरूह बस्ती तिक्त द्रव्यों के सिद्ध तेल का अभ्यंग और पान कराना चाहिए। सामान्य रूप से जो प्रचलित औषधियां हम जो देखते हैं, प्रैक्टिस में देखते हैं, हमारे मित्र लोग करते हैं, जो अलग अलग हमारे पास भी प्रिस्क्रिप्शन आते हैं, देखने में आते हैं, ये प्रचलित औषधियां हैं। जैसे बात के लिए सामान्य रूप से तारकेश्वर रस का उपयोग किया जाता है। कषाय में अगर विचार करें तो सुकुमार है, वीर तरादि गण है, अमृत आदि क्वाथ है, बृहत आदि क्वाथ है, कंटकारी क्वाथ है, शतावरी आदि क्वाथ लेह का उपयोग करते हैं। इसमें घृत का यदि देखें तो सुकुमार घृत का उपयोग होता है। सुदर्शन घंटवटी का भी उपयोग इसमें किया जाता है। गोक्षुर आदि गुग्गुल है, क्षीर बला की बस्ती, और बला अश्वगंधा की बस्ती भी उसमें देते हैं। पित्त के लिए सामान्य रूप से यदि प्रचलित औषधियों पर विचार करें तो यवक्षार है, चंद्रकला रस है, शिलाजित रसायन है, वर्णादि क्वाथ है, त्रिफलादि कषाय है, चंदनादि कषाय है, श्वेत चंदन कषाय है, आमल की है, सारी वाद्यासव है, चंदनासव, उशिरासव है, सुदर्शन चूर्ण का उपयोग, गोक्षुरादि गुग्गुल का उपयोग, चंद्र प्रभावटी का उपयोग, और चंदनादि वटी और इक्षुरस का उपयोग। इसी प्रकार कप प्रधान यदि होते हैं तो उसमें स्वर्ण बंग भस्म, क्षार परपटी, वीरतरादि, वरुणादि, पुनर्नवादि, खदिरादि, पुनर्नवासो, इनका उपयोग सामान्य रूप से होता है। फिर हरित की चूर्ण का, जाति फलादि चूर्ण का, चंद्र प्रभावटी और शिला जत्वादि लोह। इस प्रकार ये देखें, ये सामान्य रूप से ये प्रचलित औषधियां देखते हैं। अब मैं मूल विषय पर आता हूं कि किस तरह से हमने अपने यहाँ की चिकित्सा योजना की, अपने यहाँ के रोगियों के संबंध में विचार किया और कैसे उनकी चिकित्सा करना चाहिए, इसके बारे में ये मेरा लगभग एक 35-37 वर्षों का अनुभव है, और आयुर्वेद की पूर्ण चिकित्सा में शास्त्रोक्त औषधियों के माध्यम से ही करता हूँ। जो हमारी एक पद्धति है कि उनका पूरा परीक्षण करके, पूरा निदान करके, उनका एक जो फॉर्मेट हम लोगों ने बनाया हुआ है, हमारे आरएबी की छात्र भी उसी में उसको उल्लेख करते हैं, और वो फॉर्मेट में पूरी जानकारी लेकर और उसके बाद फिर हम लोग औषधियों की योजना करते हैं। जो औषधियों का जो पहले मैंने उल्लेख किया वो सामान्य रूप से प्रचलित औषधियां हैं, लेकिन मैंने अपने जो केंद्र में जो औषधियों का उपयोग किया है अपने जो 39 रोगियों के ऊपर, उसका उल्लेख मैंने सिर्फ यहाँ पे किया है। जैसे हजरल यहूद भस्म का उपयोग किया, शर्करा जन्य और अश्मरी जन्य मूत्रकृच्छ में इसके अच्छे उपयोग हैं। शिलाजत्वादि लोह का उपयोग हम लोग करते हैं, गिलोय सत्व का करते हैं, कामदुधा रस का करते हैं, बंग भस्म का उपयोग करते हैं, क्षार परपटी का उपयोग करते हैं। इसके गुणों के बारे में हम सब जानते ही हैं। स्वर्ण माक्षिक है, सूत शेखर रस है, गोक्षुरादि गुग्गुल है, चंद्रकला रस है, चंद्र प्रभावटी, सीतोपलादि चूर्ण, आवश्यकता अनुसार गोक्षुरादि क्वाथ, वर्णादि क्वाथ, उशिरासव और चंदनासव। इन औषधियों का उपयोग किसी न किसी प्रकार
से उनके लक्षणों के आधार पे जो हमारी संप्राति हम लोग देखते हैं, दोषों का विचार करके इस तरह से औषधियों का उपयोग हम लोग ऐसे करते हैं। एक विशेष अभी जो इसमें मैं केस स्टडी करूंगा तब इसका उल्लेख उस समय करूंगा, सर्वतोभद्रवटी है, भेषज रत्नावली का योग है। इसके रिजल्ट कुछ 2-3 पेशेंट में देखे और बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने में आए। इसमें मुख्य रूप से रजत भस्म होती है, स्वर्णमाक्षिक भस्म होती है, अभ्रक भस्म होती है, शिलाजतु शोधित होता है, शोधित गंधक लोह भस्म और वरुण क्वाथ होता है। तो इससे यह निर्मित होती है। इसके जो रिलेप्स वाले जो केसेस उसमें एक सफलतापूर्वक उपयोग हम लोगों ने किया है। अब ये जो मैंने जो 40 रोगियों का उल्लेख किया, 20 रोगियों को पहले किया था, 20 का उसमें ये जोड़ा है इसमें उसके पश्चात, और उनका फिर यहाँ पर उल्लेख है जिनके उनके आयु और उसका यहाँ पर जिक्र किया हुआ है, उनके मैरिटल स्टेटस का है, उनका ऑनसेट किस तरह के, उनके सिम्टम क्या देखे गए। तो यदि सिम्टम का यदि विचार करते हैं तो मुख्य रूप से जो सिम्टम देखने में आते हैं वो मूत्रकृच्छता यह लक्षण देखने में आया है। पेशेंट में यदि हमने पूरे 40 जो रोगियों का जो एनालिसिस किया उसके आधार पर यह देखने में आया, आगे के इसमें मिलेगा। हाँ, जो पेशेंट वाइज एज ग्रुप के हिसाब से हमने जो पेशेंट हमारे जो रजिस्टर्ड हुए हैं उसमें मेल की संख्या 29 है, फीमेल की संख्या 11 है। 21 से 40 के बीच में मेल में 9 पेशेंट देखे गए, 41 से 60 के बीच में 11 देखे गए, 61 से 80 के बीच में 6 देखे गए और 80 के ऊपर 3 देखे गए। महिलाओं में टोटल 11 देखे गए, 10 से 20 में कुछ यंग मतलब किशोरावस्था की लड़कियों का चिकित्सा की थी सफलतापूर्वक, इसलिए उनकी संख्या इसमें कुछ ज़्यादा है। 21 से 40 के बीच में 3 है, 41 से 60 के बीच में 1 और 61 से 80 के बीच में 2 हैं। यदि इसमें थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा कि सामान्य रूप से हम जो प्रैक्टिस में देखते हैं ये तो सिर्फ कुछ पेशेंट का आंकड़ा है, लेकिन एक 20-25 साल की जो प्रैक्टिस में यह अनुभव में आया कि पुरुषों में 40 से 60 के बीच में प्रतिशत कुछ ज़्यादा रहता है मूत्र रोगों का, और यदि महिलाओं में अगर विचार करें तो 21 से 40 की एज में ज़्यादा रहता है। मतलब इन आंकड़ों का उससे कोई रिलेशन नहीं, लेकिन जनरली वो पेशेंट जो देखने में आते हैं इस तरह उनकी संख्या कुछ ज़्यादा इस एज ग्रुप में रहती है। और उसका कारण हो सकता है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन भी एक रीज़न रहता है, उसके कारण इस एज ग्रुप में ज़्यादा हो सकती है। और पुरुषों में जो आगे जाके मूत्राशय शैथिल्य आदि इस तरह की जो तकलीफें होती हैं, ये प्रोस्टेट की समस्या होती है, इसलिए 41 से 60 के ग्रुप में या उसके बाद के ग्रुप में ज़्यादा रोगी देखने में आते हैं। मुख्य रूप से जो लक्षणों का हमने जो उसमें उल्लेख किया, जो हमारे जो फॉर्मेट बना उसमें हमने इसका स्क्रूटनी करके जो लक्षण निकाले, तो कष्टप्रद मूत्र प्रवृत्ति, वेदना, मूत्रदाह, मूत्र संक्रमण, उसके साथ ज्वर भी था, मुहुर्मुहु अल्पमूत्र प्रवृत्ति, अतिमूत्र प्रवृत्ति, मूत्र अस्थिला और अश्मरी के, ये सब हम लोगों ने उसको जो नोट किया है। तो उसके आधार पर देखा कि 40 रोगियों में कष्टप्रद मूत्र प्रवृत्ति 24 में, वेदना भी 24 में, लगभग 60% का एक मूत्रदाह और मूत्र संक्रमण भी लगभग 23 में। अर्थात ये देखा जाए तो शुरू के जो 4 लक्षण हैं लगभग 60% रोगियों में देखने में है। और मुहुर्मुहु अल्पमूत्र प्रवृत्ति 14 लगभग 35-40% में है। अतिमूत्र प्रवृत्ति के कफज वाले रोगी बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं देखने में आए। मूत्र अस्थिला के और अश्मरी के भी 4 और 3 ऐसे रोगी देखे गए। हम लोग सामान्यतः जो हमने एक जो पैटर्न अपने यहाँ डेवलप किया है चिकित्सा का, उसमें हम लोग 10-10 दिन की औषधियाँ देते हैं और 10 दिन की औषधि देने के बाद फॉलोअप के लिए उनको बुलाते हैं, फिर आगे 10 दिन की यदि आवश्यकता होती है तो देते हैं और फिर उसके बाद 10 दिन की और देते हैं। तो एक 10 दिन का एक रेशो हम लोगों ने रखा है। और सामान्य रूप से जो औषधियों की योजना करते हैं उसमें एक कॉम्बिनेशन बना के देते हैं, जो भी उसके निदान के हिसाब से हो उसको हम लोग यहाँ मतलब मेरे नाम से भी प्रचलित है, पुड़िया ऐसे शब्द वापरते हैं हम लोग। एक पुड़िया का योग रहता है, मतलब उसमें 2 या 3 औषधियों का कॉम्बिनेशन रहता है कि जैसे उदाहरण के लिए क्षार परपटी है, हजरल यहूद भस्म है, गिलोय है, आवश्यकता अनुसार यदि उसमें कोई दाह के लक्षण हो तो कामधुदागर का भी उपयोग करते हैं। ऐसे एक पुड़िया का कॉम्बिनेशन रहता है। दूसरा उसके लिए कोई आवश्यक क्वाथ या कषाय देना तो वो रहता है। कुछ टेबलेट फॉर्म में भी जो गोक्षरादि गुगुल या चंद्रप्रभा या चंद्रकला की आवश्यकता होती है तो उस तरह की योजना देते हैं। मतलब उस पैटर्न को इतना सिंपल बनाया है कि पेशेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा
लोड न पड़े, उसका कॉस्ट इफेक्टिव भी हो और रिलीफ भी हो। तो जब हम लोगों ने इसका एनालिसिस किया तो फर्स्ट विजिट अर्थात 10 दिन की दवाई देने के बाद 8 रोगियों में 25% आराम देखा गया। 50% वालों की संख्या 26 थी। मेरे को थोड़ा विश्वास नहीं होता, एक बार मैंने स्वयं ने पूरे पेपर्स की जांच की कि ऐसा तो नहीं कुछ आंकड़े में और कुछ काउंटिंग में गलती हो, लेकिन देखा गया कि 50% लाभ वालों की स्थिति भी 26 थी, अर्थात 50% लाभ वालों की 26 थी और 50% से आधे मतलब से अधिक वाले सिर्फ 2 थे और नो रिलीफ वाले भी थे, जिनको 4 लोगों को बिल्कुल भी रिलीफ नहीं हुआ। ऐसी फर्स्ट विजिट का हमारा ये डाटा है। सेकेंड विजिट में देखा गया कि 25% लाभ की काफी स्थिति तो ये हो गई थी, उसमें 2 लोगों को 25% लाभ देखा गया और जो 50% तक जो लाभ है उनकी संख्या और बढ़ी, 15 लोगों संख्या और बढ़ी और मोर देन 50% में अगर देखें तो 16 लोगों की संख्या बढ़ी। और इसमें जब क्या होता है कि आयुर्वेद में एक जो हम लोग ने एक पैटर्न देखा है विशेष रूप से भोपाल में, कि पेशेंट को यदि लाभ नहीं होता तो पहले विजिट के बाद आना बंद कर देता है और यदि लाभ हो जाता है तो सेकंड विजिट के बाद आना बंद कर देते हैं। तो सेकंड विजिट के बाद 7 लोगों ने कोई रिपोर्टिंग नहीं की, इसलिए हम उनको नॉट रिपोर्टेड किया है। नॉट रिपोर्टेड का मतलब ये नहीं कि उन्होंने ट्रीटमेंट छोड़ दिया, लेकिन उनको यदि लक्षणों में यदि उपक्षय हुआ है तो निश्चित रूप से वो रिपोर्ट करने नहीं आते और उनको लाभ होता है। थर्ड विजिट में देखा तो 50% लाभ की स्थिति 3 थी और 50% से ज़्यादा लगभग 75-80% की संख्या बढ़ी है, 17% हम उसको मान सकते हैं। और 20% जो 20 लोगों ने लगभग ये आहार ये जो चिकित्सा थी वो बीच में छोड़ दी या उनको लाभ हो गया होगा, इस तरह से हम ये मानकर चलते हैं। अब इस संदर्भ में कुछ जो एक पथ्य मूत्र विकार में पथ्य आहार की भी एक योजना करना होती है और उनको बताना बहुत आवश्यक रहता है। तो उस संबंध में वैसे अधिकतर हम लोग जानते हैं, लेकिन मैं विशेष रूप से शिष्यों के कहूँगा कि हमारी चिकित्सा में यह विषय प्रमुखता के साथ आना चाहिए। एक तो निदान परिवर्जन अर्थात उसका हेतु क्या है, उसके संबंध में एक विस्तार से जानकारी लेना और उसके पश्चात जो पथ्य आहार है, पथ्य आहार के बारे में विशेष रूप से बताना। तो ये हमारी प्रैक्टिस में एक हमारा एक आवश्यक अंग होना चाहिए कि पथ्य आहार के बारे में हम उनको बताएं। जैसे शुग धान्य है, शुग धान्य में गेहूं है, शाली चावल है, सत्तू है, रागी का उपयोग किया जा सकता है, ज्वार का उपयोग कर सकते हैं। शिम्बी के अंतर्गत मूंग है, कुलथ है, कटु रस प्रधान ये लिया जा सकता है। शाक के अंतर्गत मेथी, करेला, पटोल, परवल, ककड़ी, ये उपयोगी जो शाक है इनका उपयोग कर सकते हैं। फलों के अंतर्गत आंवला है, केला है, नारियल है, द्राक्षा है, दाड़िम है, कुष्मांड है। अधिकतर हम कहते भी अपने पेशेंट से कि वो अब नारियल का पानी पी सकते हैं, आंवला उपयोग में ला सकते हैं। तो ऐसा ये जो है इनका भी लाभ किसी न किसी रूप में रोगी को मिलता है। और दुग्ध वर्ग के अंतर्गत गोदुग्ध आता है, गो दधी और तक्र। तो सामान्य रूप से गोदुग्ध और तक्र के बारे में हम लोग बताते ही हैं कि लेना चाहिए। उष्णोदक जिससे मूत्रोत्पत्ति में सुधार होता है। कई बार जैसे अवरोध की स्थिति और गर्म पानी से थोड़ा सेवन कर लिया जाए तो मूत्रोत्पत्ति में थोड़ा सुधार ऐसा हम देखते हैं। फिर नारिकेलोदक, इसका भी उपयोग करते हैं। इक्षु मतलब गन्ने के रस का भी उपयोग उसमें किया जाता है। मुख्य रूप से पित्त प्रधान जो रोगी अधिकतर देखने में आते हैं, पित्त प्रधान के ज़्यादा आते हैं, तो उनके लिए मूंग है, गोधूम है, षष्ठी चावल है, इसका उपयोग व्यवहार में लाना चाहिए। रसायन के प्रयोग का भी के बारे में विचार करना बहुत आवश्यक है। इसमें उल्लेख करना चाहूँगा निशा अमलकी का। निशा अमलकी, हरिद्रा और अमलकी का उपयोग व्यवहार में लाना चाहिए। जो भी इस तरह के रोगी आते हैं हम उनको नियमित रूप से इसका चूर्ण बना कर देते हैं और ये रसायन का भी काम करता है, एंटीसेप्टिक का भी काम करता है और यदि हम कहें कि संक्रमण भी इससे दूर होता है। और त्रिदोष शामक भी है, शीतल के अंतर्गत मतलब अमलकी की शीतल के अंतर्गत गणना होती है। हरिद्रा जो है रक्त शुद्धि करने वाला है, क्लेदग्न है, क्लेद नाशक करने वाला है। मॉडर्न के भी आजकल जो डॉक्टर लोग यूटीआई का ट्रीटमेंट देते हैं, जो भी एंटीबायोटिक्स देते हैं, उससे प्रीबायोटिक का प्रचलन आजकल थोड़ा बढ़ा है। विटामिन सी का भी उपयोग वो लोग सामान्य रूप से करते हैं और वाटर मिलान का उपयोग करना, ग्रीन टी का उपयोग करना, ये भी वो रिकमेंड करते हैं।
अपत्य आहार विहार के संबंध में भी थोड़ा विचार कर लें कि यह जो मूत्र के जितने भी विकार हैं मुख्य रूप से जल अग्नि महाभूत प्रधान होते हैं। इसलिए उष्ण तीक्ष्ण कफ रस कटु विपाकी द्रव्य का सेवन नहीं करना चाहिए। शुष्क धान्य विशेष रूप से बाजरा जो स्वभाव में उष्ण होता है, उड़द विषम भी होता है, इसलिए उड़द का उपयोग नहीं करना चाहिए। शाक वर्ग के अंतर्गत सरसों का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। फल के अंतर्गत खजूर, क्योंकि जामुन थोड़ा वातवर्धन का काम करता है, खजूर है, जामुन है, कपित्थ है, करीर है, विशेष रूप से अदरक, हरी मिर्च और तांबुल इनका सेवन वर्जित कहा गया है। लवण, तेल, मद्य और हिंगू इनका उपयोग भी नहीं करना चाहिए। शुष्क अन्न होते हैं जो अधिकतर लोगों की आदत होती है कि जो पैकेट का अन्न खाते हैं, शुष्क और रुक्ष अन्न, मिष्ठान्न सेवन, विषम और विरुद्ध आहार, इसका भी उल्लेख मिलता है कि विरुद्ध आहार के कारण यदि सेवन करने से भी मूत्रकृच्छ की तकलीफ होती है। विशेष रूप से ऑक्सलेट होता है पालक में, तो पालक का भी सेवन उसमें नहीं करना चाहिए। मछली, अंडे और इसका कुक्कुट का मांस, इसका सेवन नहीं करना चाहिए। कैल्शियम के जो प्रोडक्ट होते हैं, विशेष रूप से चीज़ होती है, प्रोसेस्ड फूड होते हैं, इसके अलावा चीज़ आइसक्रीम के अलावा कुछ मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, उनका कम से कम उपयोग करें। और विहार के अंतर्गत अत्यधिक व्यायाम नहीं करना, ज़्यादा सवारी नहीं करना, अधारणी वेग रोकना, तो रोकना ही चाहिए मतलब वेगों का धारण नहीं करना चाहिए इस तरह के, और अत्यधिक आतप मतलब धूप का सेवन नहीं करना चाहिए। अब ये कुछ 40 केसेस का मैंने यहाँ पे आपको जो बताया, और इसके अलावा जब कई बार कुछ टिपिकल केसेस आ जाते हैं और वहाँ पर हमको एक चिकित्सक बुद्धि के साथ अपनी युक्ति चिकित्सा करना होती है, तो ऐसे कुछ 4-5 केस का मैं यहाँ पर आपके सामने उल्लेख करता हूँ। एक 92 ईयर के एक पेशेंट जो लगभग 2-3 साल से बिस्तर पर पड़े हुए थे, उनका मलमूत्र विसर्जन भी डायपर में ही होता था, क्योंकि वो कुछ स्पाइन की प्रॉब्लम थी जिसका डायग्नोसिस करने के बाद डॉक्टर उनके ऑपरेशन की सलाह दी थी, जो संभव नहीं था करना, क्योंकि शारीरिक स्थिति भी काफ़ी कमज़ोर थी। उनका सीरम बिलिरुबिन 3 माह मतलब 1 वर्ष पूर्व उनका सीरम बिलिरुबिन 18 हो गया था। बहुत सीरियस कंडीशन होती, लेकिन वो भी उसमें से निवृत्त हुए और 4 माह बाद वो स्थिति सामान्य आई, लेकिन तब से वो टोटली बेड रिडन रहे। उनके बाकी पैरामीटर से सामान्य थे। अचानक एक दिन बुखार आया, बुखार आने के बाद स्वाभाविक यूरिन टेस्ट कराया तो उसमें यूटीआई का अनुमान करके, और जब स्लाइड में देखा तो स्लाइड फुल ऑफ पसेज थी। फीवर भी काफ़ी तेज था, 103-104 फीवर रहा होगा। स्वाभाविक रूप से तत्काल एंटीबायोटिक का कोर्स लिया, आराम मिला उनको, लेकिन 15 दिन के बाद फिर से संक्रमण हुआ और फिर देखा गया तो फिर पसेज यथावत थे। फिर उनको 2 माह के अंतर्गत ऐसा 3 बार इन्फेक्शन हुआ, और 3 बार इन्फेक्शन होके जब उनके परिजनों ने कहा कि इसके ऊपर कुछ आयुर्वेद का विचार करने, तो पूरी एक बार केस स्टडी करके और विचार किया कि आयुर्वेद का इसमें उपयोग कर सकते हैं। और तब सर्वतोभद्र रस के संबंध में थोड़ा मैंने विस्तार से पढ़ा देखा, और क्योंकि शार्पर्पटी, गिलोय, चंद्रकला, गोक्षरादि का पहले उपयोग किया था, उससे विशेष लाभ नहीं मिला था, और उनकी किसी प्रकार की स्नेहपान वगैरह कराने की स्थिति नहीं थी, बस्ती देने की स्थिति नहीं थी। तो ये औषधियों के बाद फिर सर्वतोभद्र रस का उपयोग किया, और साथ में गोक्षराधिक्वात, वरुणाधिक्वात दिया। 1 माह की चिकित्सा के बाद फिर उनको संक्रमण नहीं हुआ, जो बुखार का जो क्रम था वो आना बंद हो गया, और उसके बाद फिर फीवर नहीं आया। पसेज के रिपोर्ट इसमें संलग्न है, उनके पसेज भी समाप्त हो गए। उसके पश्चात इनकी 1 वर्ष तक सामान्य स्थिति रही, और जो वृद्धावस्था के जनित जो कारण होते हैं उसके बाद उनका अवसान हुआ। ये जो रिपोर्ट है उनकी पैथोलॉजी की रिपोर्ट है, मतलब यूरिन टेस्ट की। कल्चर ने न करा के हमने सिर्फ सिंपल टेस्ट कराया था, क्योंकि हमको एंटीबायोटिक देना ही नहीं थे, और उसमें पसेज फुल ऑफ स्लाइड ऐसा लिखा है। बाद की जो उनकी जो रिपोर्ट थी वो फिर बिल्कुल नॉर्मल आई थी। ये बाद की रिपोर्ट है, थोड़ा शायद दृष्टिगत नहीं हो रही, लेकिन मेरे पास इसका पूरा रिकॉर्ड है। अभी एक बुजुर्ग महिला है, उनकी चिकित्सा अभी करने में आ रही है, अभी उनकी चिकित्सा जारी भी है। पूरी तरह से अकेली है, घर बहुत काफ़ी बड़ा मकान है, उसमें कोई रहने वाला साथ में उनको कोई है नहीं। दिन में एक मेडिकल केयर के लिए कोई नर्सिंग का कोई स्टाफ आता है, वो अकेली रहती है, चलने में असमर्थ है, टोटली बेड रिडन है। और जिस तकलीफ के लिए उन्होंने मुझको बुलाया था ये था कि इनको हर 10-10 मिनट में, 15-15 मिनट में जाना पड़ता है यूरिन के लिए, और चल नहीं पाती, इसलिए वहीं पर
पॉलीथीन में ही उनको कलेक्ट करके उसको मूत्र की प्रवृत्ति जो होती है उसको कलेक्ट करना पड़ता है। मतलब वो स्थिति बड़ी वेदनादायक थी देखने वालों के लिए भी और उनको स्वयं के लिए भी। देख के बड़ी तकलीफ हुई, देख के कुछ औषधियाँ उनकी चल रही थी अलग अलग वैद्यों से, अलग अलग डॉक्टरों से, कभी कोई एंटीबायोटिक दे रहे हैं, कभी कोई औषधियाँ दे रहे हैं। ये सब देखने के बाद उनके लिए सबसे पहले जो विचार किया कि एक तो उनको चलने फिरने में काफ़ी तकलीफ थी, कुछ आम वात के भी लक्षण थे। तो पहले तो उनको आम वातरी रस दिया, इसके साथ चंद्रकला रस भी शुरू किया। चंद्र प्रभावटी उनकी पूर्व से चल रही थी तो उसको कंटिन्यू लेने के लिए कहा, लेकिन उसका समय बदला कि सुबह और शाम को ले, रात्रि के समय कोई भी ऐसी औषधियाँ ना लें कि जिससे उनको ज़्यादा मूत्र। तो ऐसा करने से तीसरे दिन तो संधिशूल में बिल्कुल आंशिक लाभ हुआ। लेकिन जो सबसे बड़ी जो विशेष बात थी, जो मूत्र विसर्जन की प्रवृत्ति थी, उसको वो एक टारगेट था, उसको कम कैसे किया जाए। इसलिए सुबह प्रातः के 8 बजे के डोज में हमने एक योग का पर विचार किया सिर्फ 3 दिन के लिए। और वो योग था क्षारपर्पटी, हजरल योग भस्म और गिलोय का गिलोय सत्व, ऐसा बना के 3 और फिर 2 दिन और बढ़ाया था उसको। 5 दिन तक उनको सिर्फ एक डोज में दिया। उसका लाभ ये हुआ कि उनको मूत्र प्रवाहन, जो मूत्र कृच्छता थी, वो समाप्त हुई। तक उनको यूरिन तीसरे दिन से बहुत अच्छी तरह से मूत्र प्रवाह होने लगा और उसके कारण उनकी नींद अच्छी होने लगी। उनके बाकी लक्षणों में भी अब धीरे धीरे आंशिक लाभ है। इसमें जो उनको संधिशूल है वो, क्योंकि आम बात में और कुछ स्थायित्व मतलब उसमें डिफॉर्मिटीज आ गई है, इसलिए विशेष लाभ तो उसमें होने की संभावना बहुत ज़्यादा दिखती नहीं। किसी प्रकार का पंचकर्म करने की स्थिति है नहीं वहाँ पर, क्योंकि उनके ना तो अटेंडेंट है ना किसी प्रकार का उसमें कोई उनको सहयोग कर सकता। तो औषधियों के आधार पर यदि देखें तो अति मूत्र प्रवृत्ति जो थी, मूत्र कृच्छ की जो तकलीफ थी, वो उसमें उनको लाभ हुआ। और अब वो हजरल यहूद का योग बंद करके अब सिर्फ उनका चंद्रकला रस और चंद्र प्रभावटी ऐसी चल रही है। साथ में उनको अब उनको हमने वर्णाधिकवाद भी शुरू किया है। तो ऐसे 2 केसेस एक ओल्ड एज के हम देखें और इस तरह के और भी केसेस आते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ एक प्रतिनिधि के रूप में 3-4 केसेस के बारे में मैं यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ। ऐसी एक इसमें 20 वर्ष लिखा, लेकिन वो मेरे पास लगभग 17-18 वर्ष की आयु से आता था। उसको कभी भी किसी भी समय मूत्रदाह की तकलीफ, अतिमूत्र प्रवृत्ति, कोई उसके सीक्वेंस नहीं था, कभी भी होने लगता था। और उसके यदि लक्षणों पर विचार किया जाए तो साथ में उसको वातज ग्रहणी की भी समस्या थी और उसके हिसाब से वातज ग्रहणी की चिकित्सा की, ग्रहणी की चिकित्सा करने से उसको लाभ हुआ। और बाद में उसको मात्रा बस्ती बला अश्वगंधादि तेल की मात्रा बस्ती दी। और अब उसके इस दृष्टि से दी थी कि उसको एक बल्य औषधियाँ भी मिले। उसके डॉक्टरों का भी कहना था कि इसको कोई समस्या नहीं है, लेकिन इसके यूरिनरी ब्लैडर पे इसका कंट्रोल कम है, इसलिए हमने बला अश्वगंधादि की मात्रा बस्ती दी। लगभग 7-8 मात्रा बस्ती के बाद उसको पूरी तरह से लाभ हो गया। अब वो पूरे लक्षणों में उसको लाभ की स्थिति है। और मॉडर्न के डॉक्टरों ने उसकी इन लक्षणों के कारण कुछ साइकोट्रोपिक ड्रग्स भी शुरू कर दिए थे, जो मैंने बंद करा के अब उसको आयुर्वेद के हिसाब से चिकित्सा चल रही है और रोगी अब लगभग अच्छी मतलब उपशय की स्थिति में, लाभ की स्थिति में। इसी प्रकार की ये 11 वर्ष की लड़की का यहाँ पे जो केस स्टडी है, ये लगभग 5-6 वर्ष की आयु से मेरे पास आती थी और इसको वर्ष में 1 या 2 बार इस तरह के जो तकलीफ होती थी, योनि कंडू होना, मूत्रदाह होना, और उसमें फिर उसको बार बार चंद्रकला और चंद्रप्रभा, जब छोटी थी तब तो उतना नहीं देते थे, लेकिन बाद में चंद्रकला, चंद्रप्रभा और इस तरह के औषधियों का प्रयोग करना पड़ता था। कम आयु में भी उसको प्रद्रांतक लोह देना पड़ा क्योंकि उसको इस तरह के लक्षण थे। यूरिन टेस्ट जब कराते थे तो यूरिन रिपोर्ट लगभग नॉर्मल आती थी, लेकिन रिकरेंस कभी कभी आता था। तो फिर उसके लिए उसकी चिकित्सा कुछ लंबे समय तक चली। फिर बाद में पता चला कि उसको कुछ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, तो उसकी वो चिकित्सा भी वहाँ चली। लेकिन अभी भी उसकी चिकित्सा वर्ष में 1 या 2 बार आयुर्वेद के माध्यम से होती है। और पेशेंट कई बार रेगुलर मेडिसिन नहीं लेते, कई डॉक्टरों के पास जाते हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली फिर आयुर्वेद चिकित्सा के लिए ही आते हैं। ये तो एक सामान्य रूप से हम देखते हैं कि इस तरह के जो पेशेंट हैं और ये समझते हैं कि यूटीआई का ट्रीटमेंट, ये यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट आयुर्वेद के पास तो होगा नहीं, इसलिए सीधे मॉडर्न के पास जाते हैं। और लेकिन हम देखते हैं कि मैंने कई वैद्यों का देखा भी कि बहुत बड़ी संख्या में इस तरह के रोगी को ठीक करते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने शिष्यों से यही कहना चाहूँगा कि सिर्फ हम लोग अपने
वात रोग तक ही सीमित न रहें, उदर रोग तक ही सीमित रहें, इस तरह के केसेस को भी डील करें और इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और अपने हिसाब से हम लोग अपनी औषधियों का चयन कर सकते हैं कि जैसे मैंने कुछ औषधियों का यहाँ उल्लेख किया, मैंने उन चयन किया, मेरे को उसके ऊपर परिणाम दिखे, इसलिए मैं उसके हिसाब से चिकित्सा कर भी रहा हूँ। लेकिन कई बार मिस डायग्नोसिस के कारण केसेस देखने में आते हैं और वो हम लोगों की इस तरह के केस मेरे सामने आया था कि लगभग 10 वर्ष पूर्व की घटना है। एक माँ अपनी 6-7 वर्ष की बेटी को लेकर आई थी, इस आशा से आई थी वो कि उसको मुख्यमंत्री सहायता कोष की तरफ से कुछ इलाज के लिए मदद मिल जाए। तो मैंने कारण पूछा कि काहे के लिए चाहिए, तो बोले लड़की चेहरे पे उसकी सूजन भी दिख रही थी, लड़की के चेहरे पर बहुत सूजन थी, शोथ था, एनीमिक भी लग रही थी। तो उसको डॉक्टरों ने गुर्दे की बीमारी ऐसा बताया, मतलब किडनी की प्रॉब्लम बताई। तो मैंने पूछा भी उससे क्या डॉक्टर ने जांच की क्या, बोले जांच नहीं की, उन्होंने बाहर के बाहर भगा दिया और कहा कि किडनी खराब है और मुख्यमंत्री सहायता कोष से पैसे की व्यवस्था करें तो हम इलाज करेंगे। तो मैंने भी देखा, वो मेरे से इलाज कराने नहीं आई थी, इसलिए मैंने किसी प्रकार की न तो कोई हिस्ट्री ली न देखा, लेकिन ऑब्जर्वेशन से मुझको ऐसा लगा कि क्यों न इसको एक बार कृमि के लिए कुछ औषधियाँ दी जाएँ, क्योंकि अगर मैं इसको एलोपैथी दवाई के लिए रिकमेंड करूंगा तो वो फिर वो उसी भूल भुलैया में फंस जाएगी। इसलिए अपने पास से, बहुत गरीब था पेशेंट वो, तो उसको विडंगारेश अपने पास से दिया और कहा कि तब तक मैं मुख्यमंत्री से आपका काम करवाता हूँ और आप मेरे पास आइए 10 दिन के बाद, फिर देखता हूँ। तब तक उसके लिए कुछ प्रयत्न भी किए। तो जब 10 दिन के पश्चात वो आई तो काफ़ी स्वस्थ लग रही थी, सूजन भी उतर गई थी और बाद में उसकी जब मैंने एग्जामिनेशन किया तो देखा कि किसी भी प्रकार के किडनी से या मूत्रवा रोग के विकृति के किसी भी प्रकार के कोई लक्षण नहीं थे। वो सिर्फ मतलब क्रीमिस के लक्षण थे। विडंगारेश दिया, फिर लगभग 3 माह तक उसकी चिकित्सा मैंने की, अपनी तरफ से निःशुल्क रूप से की और उसको काफ़ी लाभ भी हुआ। तो ये मेरे लिए भी था कि पेशेंट का डायग्नोसिस हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैं एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँ कि किसी प्रकार का मतलब बल्कि हर्ष ही होता है कि हमारे जो महाराष्ट्र के वैद्य हैं बहुत अच्छी तरह से जो हेतु का विचार करके और निदान करते हैं। गुरु लोग हमारे, काफ़ी गुरु हमारे उसमें, और वो करके और फिर चिकित्सा करते हैं। वास्तव में यही एक उपक्रम होना चाहिए कि रोगी का यदि हम ठीक से निदान करते हैं और निदान करके फिर चिकित्सा करें, और जो कि एक प्रचलन पहले रहा है कि किसी सीनियर वैद्य के, अनुभवी वैद्य के नुस्खों को देखकर इलाज करना, ये एक तरीका ठीक नहीं है। और इसीलिए अपने जो आरएबी ने जिस तरह का एक उपक्रम प्रारंभ किया, गुरु शिष्य परंपरा, कि गुरु के सानिध्य में रह के आपकी दृष्टि का विकास आपको करना है, और यदि वो दृष्टि का विकास हो गया तो निश्चित रूप से आप अपने क्षेत्र में सफल होंगे। आप गुरु का अनुकरण जरूर करिए, लेकिन आपको अपनी खुद की भी एक डेवलप करना पड़ेगा, एक जिसको हम चिकित्सक बुद्धि ऐसे शब्द वापरते हैं वो डेवलप करना पड़ेगा। अंत में जितना मैंने अभी आप सब लोगों को बताया उसका एक अवलोकन आपके सामने प्रस्तुत है। 40 लोगों का मैंने इसमें किया, 29 पुरुष थे, 11 महिलाएं थी। मैंने बताया कि मूत्र रोगों का प्रतिशत अपेक्षाकृत ज़्यादा होता है महिलाओं में, लेकिन वो एक तो जानकारी के अभाव में, संकोच के कारण, लापरवाही के कारण इलाज कराने नहीं आते। और यह स्थिति शहरों में भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ गाँव में ही हो। और इन 4 लक्षणों के बारे में ज़्यादा अधिकतर ये लक्षण देखे गए। चिकित्सा के संबंध में मैंने आपको बताया किस तरह का लाभ देखने में आया। और मूत्रकृच्छा मूत्र संक्रमण रोग की समस्या से निदान एवं अगर चिकित्सा की जाए तो अपेक्षित लाभ मिलता है। रिकरेंस की स्थिति में जैसा मेरे को अनुभव मिला उसके हिसाब से आयुर्वेद की चिकित्सा करना चाहिए, वो निरापद भी है और प्रभावी भी है। आज जिस तरह से एक मॉडर्न साइंस डेवलप हुआ है, कुछ चीज़ों का निदान कुछ आसान भी हो गया है और हमारे खुद के असिस्मेंट के लिए भी आवश्यक होता है। तो ऐसी स्थिति में यदि हम यूरिन टेस्ट का, कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट का उपयोग करते हैं, रीनल प्रोफाइल का यदि हम देखते हैं तो वो देखने में करना चाहिए, उसका उपयोग भी करना चाहिए। सोनोग्राफी की भी आजकल व्यवस्था है और उस तरह का इनका विचार करके निदान के लिए हम इसका सहयोग जरूर लें, लेकिन हमको निदान अपने ही पद्धति से करना चाहिए, ये हमारे लिए एडिशनल है। और पथ्य अपथ्य के पालन के साथ हाइजीन, पर्सनल हाइजीन के बारे में भी हम चिकित्सकों का कर्तव्य है कि हम लोग उनको बताएं और उनको अवगत कराएं। अपनी बात में एक जापानी कंसेप्ट के साथ समाप्त करता हूँ। जापानी कंसेप्ट फॉर लर्निंग एंड ग्रोथ, एक अभी कुछ दिन पहले पढ़ने में आया था, शुहारी ऐसा कहते हैं वो। शु का मतलब होता है फॉलो द फंडामेंटल्स एंड टेक्निक्स, अर्थात हम जो आयुर्वेद में जो फंडामेंटल्स पढ़े हैं, जो चिकित्सा सिद्धांत पढ़े हैं, पंच महाभूत कल्पना पढ़ी है, दोष धातुमल विज्ञान पढ़े हैं, वो हमारे फंडामेंटल्स हैं। पंचकर्म की टेक्निक्स है, चिकित्सा की जो विधियां हैं, उनका सबको हमको मानना चाहिए, फॉलो भी करना चाहिए।
लेकिन उसके आगे फिर वो इस कंसेप्ट में कहा गया है कि हा, मतलब शू का मतलब ये हो गया जो हमारे फंडामेंटल्स हम उनको माने। हा का अर्थ है स्टेज ऑफ डीप लर्निंग, डेवलप न्यू अप्रोचेस। मतलब जो हमने ज्ञान जो हमको मिला है, विरासत में मिला है, जो हमको परंपराओं से मिला है, उसको हम उसके आधार पे हम अपनी लर्निंग को भी डेवलप करें और एक नए अप्रोचेस को डेवलप करें। और आज इसी की आवश्यकता होती है। हम देखते हैं कि बहुत से हमारे जो सीनियर वैद्य हैं उन्होंने किस तरह से अपने बस्ती के पेटेंट प्राप्त कर लिए हैं। बस्ती को उन्होंने बहुत सुगम बना लिया है। एक समय था जब बस्ती इसके बकरे के गॉट के उसमें ब्लेडर में दी जाती थी। आज किस तरह से लोगों ने विकास किया है। तो ये जो है डेवलप न्यू अप्रोचेस, उसकी तरफ हम लोगों को विशेषकर युवा पीढ़ी को ध्यान देने की आवश्यकता है। तो शू हो गया और हा हो गया, और री का मतलब होता है स्टेज ऑफ इनोवेशन, इस्टेब्लिश न्यू मेथड्स एंड स्ट्रेटेजीज एंड टेक्निक्स। कि आयुर्वेद के प्रति आज पूरे विश्व का ध्यान इस तरफ है और कई प्रकार के अनुसंधान हो रहे हैं, कई प्रकार के औषधियों पे इनोवेशंस हो रहे हैं। तो हमारे जो वैद्य हैं जो अभी इसमें प्राप्त कर रहे हैं, जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं गुरु के सानिध्य में, वो वहाँ तक ही सीमित न रहें, उसके आगे भी बढ़ें। और आयुर्वेद मैं कई बार देखता हूँ और छात्रों को विशेष रूप से कहता हूँ कि हमने जो आत्मनिर्भर वैद्य योजना प्रारंभ की है, उसका मकसद सिर्फ यही नहीं है कि आप एक सामान्य वैद्य बन के रह जाएं। आप करें उसमें और नई नई चीज़ों को ईजाद करें, आगे बढ़ें और समाज की भी सेवा करें, आयुर्वेद का भी विकास करें और स्वयं का भी विकास करें। मैं समझता हूँ कि आज के लिए मेरी जो निर्धारित अवधि मैंने इसको पूरा किया। मेरे पूरे एक्सपीरियंसेस जो हैं वो पूरे अपने जो क्लिनिक में पेशेंट्स देखता हूँ उसके आधार पर हैं। बहुत ज़्यादा शास्त्र का अध्ययन कर नहीं पाए थे क्योंकि हमारे समय जो हम इंटीग्रेटेड कोर्स वाले हैं, बीएमएस करने के बाद मॉडर्न का ज़्यादा विचार होता था। लेकिन मैंने फिर भी अपनी पूरी प्रैक्टिस लगभग 35 वर्ष की आयुर्वेद के माध्यम से ही कर रहा हूँ। यदि किसी प्रकार की कमी या त्रुटि रह गई हो तो जो हमारे साथी गुरुजन हैं उसको क्षमा करेंगे। किसी प्रकार के आपके मन में कोई शंका होगी तो मैं एक प्रयास करूंगा कि आपको इस तरह उसका उत्तर देने का। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद सर। इसके बाद सर हम एक डाउट सेशन लेंगे। अगर सेशन से रिलेटेड किसी को भी कोई डाउट है तो वो सर से पूछ सकते हैं। आपने बहुत अच्छा ये मॉडर्न वाले कुछ ऐसी भ्रांति फैला रहे हैं कि भस्म है और मेटल्स हैं, तो कोई ऐसा आपके पास फार्मूला है जिसमें हम वनस्पतिक द्रव्यों को ठीक भस्म कोई मतलब किचन गार्डन से या किचन से में कुछ मसाले या कुछ ऐसी द्रव्य निकालें जिससे उसकी जो है मुख्य दूर किया जाए। ऐसा योग आपने प्रयोग किया किसी की पर विदाउट ऑफ सर्दी के? जी मैंने अपने जो जी भाई जी मैंने जो अपने इसमें जो विशेष रूप से जो डेवलप इसमें किया है, मूत्र रोग में जो मैं कॉम्बिनेशन यूज करता हूँ क्षार परपटी, हजरल यहूद और गिलोय सत्व का। तो इसमें किसी प्रकार की जो पहली बात है कि मेटल का जो शब्द वापरते हैं मॉडर्न के लोग और समाज भी आजकल वापरने लगा है, वो गलत है। वो क्योंकि हमारी औषधियाँ पूरी तरह से शास्त्र सम्मत तरीके से तैयार की जाती है, इसलिए मेटल के बारे में। लेकिन फिर भी अगर किसी के मन में कोई शंका होती है तो हम इस तरह का औषधियों को उपयोग करते हैं। कुछ कषाय कल्पना करते हैं, गोक्षुरादि क्वाथ है, वरुणादि क्वाथ है, कुछ जो भेषज रत्नावली में क्वाथ आती है उस तरह के क्वाथ का भी उपयोग करते हैं। और आजकल हमको ये सब चीज़ें अपने साथ रखना पड़ती है। बहुत से पेशेंट मना कर देते हैं कि हम चंद्रकला रस नहीं लेंगे, चंद्र प्रभावटी नहीं लेंगे, तो ऐसी स्थिति में हमको देना पड़ता है फिर वो। जब किडनैन या 5 पर होता है कि और ये सारा बढ़ा होता है तब चिकित्सा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि प्रणव वैसे आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। मैं ये किडनैन बढ़ जाता है ना, उसका 5 पर चला जाता है, हो जाता है किडनैन, और ये सारा बढ़ जाता तो हमें बड़ी समस्या हो जाती है औषधियाँ देने में, क्योंकि जितनी औषधियाँ रस भस्म हैं वो जो है नहीं हो पाती। तो ऐसी स्थिति में आप कर सकते हैं, नवा मंडूर देते हैं तो SR बढ़ जाता है, SR पर नवा मंडूर काम नहीं करता। तो ऐसी स्थिति में हम यदि किडनी इन्फेक्शन के कोई पेशेंट है
और उसको मूत्र कक्षता की प्रॉब्लम है, तो उसमें क्या दिया जा सकता है कि जिसका ESR बढ़ा हो और किडनी बढ़ा हो, यूरिक एसिड बढ़ा हो, तो ऐसी स्थिति में जो मूत्र कक्षता होती है तो उस दशा में हम क्या कर सकते हैं? मैं तो जो सामान्य रूप से उपयोग करता हूँ, क्षार परपटी का करता हूँ और हजरल यहूद का करता हूँ और गिलोय सत्व का उसमें उपयोग करता हूँ। थोड़ी मात्रा उसमें क्षार परपटी की ज़्यादा देते हैं हम, लगभग 1 ग्राम तक भी मात्रा उसमें देते हैं। और गोक्षुरादिक्वात, गोक्षुरादि गुग्गुल, वर्णादिक्वात इसका उपयोग हम लोग करते हैं और परिणाम तो निश्चित रूप से अच्छे मिलते हैं। वो इसमें प्रस्तुत भी किए हैं मैंने वो। तो भद्र बड़ी बहुत महंगी है, दूसरा प्रेशर की। हाँ, तो 2-3 पेशेंट पे ही उपयोग में लाए हैं, जो वो पेशेंट तैयार हो गए थे क्योंकि ऐसे बिल्कुल टर्मिनल केसेस थे और तैयार हुए और उसके बाद अच्छा भी उनका रहा, लगभग 1 वर्ष तक उनको कोई समस्या नहीं हुई। मतलब उनको UTI की प्रॉब्लम फिर उसके बाद नहीं हुई कभी। चलिए ठीक है, धन्यवाद। Anyone else ask any question? Sir, Dr. Usha is asking how Varunadi Kashaya is used in UTR. वरुणादि कषाय वर्णादि कषाय हम लोग करते हैं कि एक मतलब ये इस प्रकार के तिक्त रस प्रधान औषधि होती है, इसलिए पित्त का निर्हरण करता है ये, और दृष्टि से भी, और एक मूत्र कृच्छक की स्थिति को भी ठीक करता है, इसलिए हम लोग वरुणादि कषाय का सामान्य रूप से उपयोग करते हैं। Anyone else? Yes, please. May I speak? Hello. हाँ Yes, जी। yes, you can speak. सर, आपने ये आपका लाइफ टाइम एक्सपीरियंस दी 45 केसेस बताया, कंग्रेचुलेशन सर। बट आपका ये जो स्टैटिस्टिक्स में इतना यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और यूरिनरी प्रॉब्लम्स में आपने ये अश्मरी का कोई खास केस आप बताए नहीं। हाँ, मैंने अश्मरी और प्रोस्टेट अभी 2 विषय इसमें लिए नहीं, क्योंकि मेरे पास जो मैंने 40 लोगों की जो स्टडी की थी उसमें प्रोस्टेट के सिर्फ 2-3 केस थे और अश्मरी के 4 थे। तो उनको जो है अश्मरी के जो केसेस थे उनको उसमें आंशिक लाभ हुआ है। उसके बाद वो जो 3 लोगों ने, जो पेशेंट ने ट्रीटमेंट छोड़ा था, उसमें वो शामिल थे। लेकिन आज का मेरा विषय वो न होने के कारण, लेकिन मेरा अनुभव है अश्मरी के केसेस में लाभ होता है, तो उसमें हम लोग घृतपान कराते हैं और घृतपान से लाभ होता है उसमें। लेकिन इसमें कोई शामिल नहीं किया था, ये 40 के सिर्फ OPD लेवल पे जो आते हैं रूटीन में उनको किया था। ये रैंडमली सिलेक्ट किए थे पेशेंट हमने, कोई स्टडी नहीं है, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन है। थैंक यू, थैंक यू। इसमें अभी आपके सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज सर आप कट रही है। ऑडिबल नहीं आ रहे हैं। पूछा ना प्रकाशमणि का, उसका तो बहुत सिंपल योग है, सामान्य नहीं है ना, लेकिन मैंने इसमें उल्लेख नहीं किया, उसका उल्लेख मैंने इसमें नहीं किया है क्योंकि वो केसेस लिए नहीं थे मैंने। तो अगली बार हम उसको ले लेंगे, हमारे जो और केसेस हैं इस तरह के। तो लाभ है, वरुणादि पास है, वर्णादि पास है, तो इसका गुण है। इसके लाभ होते हैं। सर नेटवर्क इशू की वजह से सर आपकी आवाज अच्छे से आ नहीं पा रही है। सर, Dr. Pallavi is asking, can Agnitundi Vati be used in अपान वायु विकृति? How it works? बिल्कुल, अग्नितुंडी जो है अपान वायु विकृति में करते हैं, दीपन पाचन का भी काम करती है ये। तो जैसे ये जो मूत्र कृच्छक के जो रोगी होते हैं, तो उसमें अपान वायु से संबंधित लक्षण देखने में आते हैं, मंदाग्नि की भी उसमें होती है, तो हम लोग अग्नितुंडी का भी उपयोग करते हैं। इवन हम लोगों ने संशमनी वटी तक का भी इसमें उपयोग किया हुआ है। अभी वो जो पेशेंट का जो दूसरे नंबर पे जो बताया ना, जो महिला का, उनमें
रेवटी और अग्नितुंडी का भी प्रयोग हमने किया है उसमें, और उनके अपेक्षित लाभ भी देखा गया। सर ऑल्सो डॉक्टर काव्या इज आस्किंग यूरिनरी इनकंटिनेंस में क्या करें? वैसे तो उसमें सबसे अच्छा तो है घृतपान का, कि भोजन के पूर्व और भोजन के पश्चात यदि घृतपान यदि कराते हैं तो निश्चित रूप से लाभ मिलता है, और सिर्फ गौघृत ही करा दिया जाए तो उससे लाभ होता है। अभी जो औषधि चिकित्सा जैसे बताई वो लक्षणों के आधार पर, निदान के आधार पर करते हैं, लेकिन घृतपान का उपयोग हम लोग अपने क्लिनिक में करते हैं। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। जी आई गेस सबके क्वेश्चन आंसर सेशन हो गए। सर आलिया इज asking about using Gokshuradi quad increase the urination, so won't it worsen अतिमूत्र प्रवृत्ति? अति प्रवृत्ति, हाँ अतिमूत्र प्रवृत्ति कंडीशन। हाँ वो जो, हाँ बिल्कुल सही कहा। वो जो दूसरे नंबर का जो जिनका मैंने आपको बताया ना भी केसेस, वो महिला का जो अकेली महिला रहती है, उनका जो उनकी जो तकलीफ थी, उनके साथ गोक्षुरादि क्वाथ भी चल रहा था उनका, और वरुणादि क्वाथ भी चल रहा था, तो ये सब उसमें मूत्र प्रवाहन ज्यादा होता है। कुछ समय के लिए उसको वो बंद करके, और जब हजरल यहूद भस्म दिया तो हजरल यहूद मूत्रकृमि की स्थिति समाप्त हुई। तो अगर हमको गोक्षुरादि क्वाथ देना भी हो तो जैसे रात्रि के समय में ज्यादा परेशानी नहीं होना चाहिए, इसलिए उनको कई बार सुबह और दोपहर को देते हैं, रात्रि के समय नहीं देते। लेकिन गोक्षुर तो इसमें कहा ही बहुत महत्वपूर्ण औषधि है। गोक्षुरादि गुग्गुल का भी उपयोग करते हैं। तो रोगी की कंडीशन देख के कब उनको यूरिनेशन के लिए मेडिसिन देना है नहीं देना, वो निदान हम लोग करना बहुत आवश्यक रहता है। सर दीपांशु शर्मा का प्रश्न है, कैन शिलाजीत बी यूज्ड इन यूटीआई एज इट मूत्रल शोथ हर एंड रसायन? शिलाजीत का रसायन के रूप में उपयोगी होता है जब ये जो यूरिनरी ब्लैडर की कमजोरी के कारण भी मूत्र पर नियंत्रण नहीं हो पाता, उसमें भी शिलाजीत का यूज किया जाता है। शिलाजीत तो ड्रग ऑफ चॉइस है, उम्र का और वो देखते हुए, थोड़ा अग्नि का ध्यान रखते हुए इसका उपयोग करना है। चंद्र प्रभावटी में भी शिलाजीत होता है, चंद्र प्रभावटी का उपयोग करते हैं। जी सर, जी सर, धन्यवाद सर। जी हेलो जी, आप पूछ सकते। यस सर, मुझे सिर्फ एक डाउट था, जैसे आपने जो आंसर किया इस चीज का कि हमने क्षार परपटी और गिलोय सत्व हमने यूज किया सेकंड के स्टेशन में, आपने बोला कि गोक्षुरादि को हम मॉर्निंग एंड दोपहर में करेंगे, तो हम सर इससे रिकवर उनका जो अति मूत्र प्रवृत्ति है उससे वो हैंडल हो जाएगा? बिकॉज हम गोक्षुरा दे रहे हैं तो बीच में थोड़ा सर वॉइस ये हो गया, तो आई वाजंट एबल टू गेट की सर फिर हम कैसे उसको फर्दर, बिकॉज एल्डरली पर्सन है तो हम कैसे उस पे वर्क ऑन कर पाएंगे? नहीं, उसमें मैंने ये कहा था कि जैसे रात्रि के समय तकलीफ ज्यादा होती है, तो इसलिए अगर हमको यदि देना भी हो तो सुबह के डोज में या दोपहर के डोज में दें उसको, रात्रि के इसमें न दें, कि जिससे नहीं तो जो रोगी है उसको बार बार मूत्र प्रवृत्ति के लिए जाना पड़ेगा, तो उसको तकलीफ हो सकती है। इस दृष्टि से कहा था वो। और उसमें फिर अब धीरे धीरे, अब हमने जैसे उसी रोगी का मैं उल्लेख करूं तो अब उनमें हमने शिलाजीत के योग अब धीरे धीरे उसमें बढ़ाना शुरू किया, जिससे उनके ब्लेडर के ऊपर भी थोड़ा कंट्रोल हो, और क्योंकि मूत्रावरोध अब उनका दूर हो गया है, अब ब्लेडर पे कंट्रोल होगा तो उनका यूरिनेशन कम होगा। ओके सर, थैंक यू। कर सकते हैं, उससे कुछ साइड इफेक्ट नहीं होंगे। जी आपकी आवाज बहुत कट रही है। आप सर डॉक्टर राकेश कुमार सर, आपकी आवाज कट रही है सर, नेटवर्क का शायद कोई इशू है जिसकी वजह से हम तक आपकी आवाज पहुंच नहीं पा रही है। सर डॉक्टर राकेश कुमार का प्रश्न है, वातशिला के रिगार्डिंग मेडिसिन बताएं प्लीज, बीपीएच की प्रॉब्लम नाउडेज ओल्ड पर्सन काफी कॉमन है। हाँ, ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है, और इसमें मेरा खुद का भी एक 8-10 रोगियों का अनुभव रहा है
कि इसमें हमारे जो औषधियाँ बहुत अच्छी तरह से काम करती हैं। हम लोगों ने इसमें उनके लक्षणों को देखते हुए वरुणादिक्वाथ का, गोक्षरादिक्वाथ का मैंने जिक्र किया है, वो दिया उनको, वो उससे लाभ होता है। इसमें भी हम लोगों ने घृतपान कराया था और उससे लाभ। और इसमें अगर विशेष रूप से यदि संभव हो तो जो करते हैं हमारे बहुत से वैद्य करते हैं, उत्तर बस्ती के रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। मात्रा बस्ती के भी मिलते हैं, लेकिन अगर उत्तर बस्ती करने के लिए कोई एक्सपर्ट नहीं हो तो मात्रा बस्ती अगर देते हैं तो स्नेह की, तो वो निश्चित रूप से लाभ उसमें होता है। और मैंने ही अपने ही परिवार के 1-2 पेशेंट थे हमारे उज्जैन के, पांडे जी, उन्होंने यहाँ प्रस्तुत भी किया था, एस.एन. पांडे जी, इसके ऊपर प्रोस्टेट को, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है उनका, मतलब काफ़ी पेशेंट पे काम किया है उन्होंने। तो उत्तर बस्ती के उनके प्रयोग बहुत अच्छे हैं। तो प्रोस्टेट का ट्रीटमेंट पूरी तरह से आयुर्वेद के माध्यम से हो सकता है, औषधि से भी हो सकता है और आवश्यकता अनुसार मात्रा बस्ती और उत्तर बस्ती का भी उपयोग कर सकते हैं। ये हमारी प्रैक्टिस में। थैंक यू सर। जी सर मेडिसिन और उत्तर बस्ती दोनों का बहुत यूज करा जा सकता है सर? बिल्कुल बिल्कुल। ओके उत्तर सर, बस्ती थैंक से यू 1-2 वेरी बार मच में सर। आराम हो जाता है, क्षार तेल वगैरह का उपयोग करते हैं उसमें। तभी अपने Thank गुरु you हैं very much, एस.एन. पांडे जी, उनका भी, उनसे आप संपर्क करिए। ओके सर, थैंक यू सर। सर लास्ट क्वेश्चन है, हाउ टू सेलेक्ट चंदन आसव, उशीर आसव एंड सारीवा आसव इन यूरिनरी डिसऑर्डर? ये सब तिक्त कषाय रस प्रधान है, तो इनको अपने वातज रोग, इसमें पित्तज रोगों में अधिकतर उपयोग में लाते हैं। तो जैसे दाह की स्थिति हो तो चंदनासव का उपयोग उसमें करना चाहिए। और उसमें अगर साथ में कुछ रक्त विकार भी अगर होता है तो उसमें जैसे रक्त आ रहा हो इसमें यूरिन में और उसका लाल रंग हो, तो ऐसी स्थिति में हम लोग सारे वाद्यसों का उपयोग भी उसमें करते हैं। दाह की जी सर। स्थिति में उशिरासव का उपयोग। ओके सर, बोलिए सर। दाह की स्थिति में उशीरासव का यूज। जी सर, thank you sir. Thank you sir for taking such doubt session. On the behalf of organizing committee, I present thanks to our speaker, Dr. Madhusudan sir. सर आपने बहुत अच्छे से इनोवेटिव तरीके से मूत्र विकार के बारे में बताया, केस स्टडी के बारे में बताया और बहुत अच्छे से ही सरल लैंग्वेज में केस प्रेजेंट किया। थैंक यू सो मच सर। इसके बाद मैं अपने मेंटर्स पद्म भूषण वैद्य श्री देवेंद्र त्रिगुणा जी, राजेश कोटेचा सर और वंदना सिरोहा मैडम को थैंक यू बोलना चाहूंगी। और अगले सेशंस की जानकारी आपको आपके ग्रुप में मिल जाएगी और पीडीएफ आपको सर के सेशन का आपके ग्रुप्स में मिल जाएगा और नेक्स्ट सेशन की जानकारी भी आपको आपके ग्रुप्स में ही मिल जाएगी। टिल देन स्टे हेल्दी एंड हैव अ गुड डे फॉर एवरीवन। थैंक यू सो मच सर। देशपांडे जी। जी नमस्कार। नमस्कार। गैलरी बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया बोला जी धन्यवाद जी। बस अपने जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है वही बोले, बाकी तो नहीं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा रहा। जी जी धन्यवाद जी। त्रिपाठी जी क्या बात है? हाँ नमस्कार। दिख ही नहीं रहे थे कोई। आपकी आवाज नहीं आ रही थी त्रिपाठी जी आज। नहीं त्रिपाठी जी तो दिख ही नहीं रहे। नहीं दिख रहे ना त्रिपाठी जी? दिख रहे हैं। अरे आए त्रिपाठी जी नमस्कार। नमस्कार। इनका माइक बंद है शायद। नहीं काफी बीच में बोले लेकिन उनका आवाज नहीं आ रहा था ठीक से। उपेंद्र दीक्षित जी दिखे अभी। अच्छा नमस्कार उपेंद्र जी, नमस्कार। चल नहीं रहा शायद आपका माइक नहीं चल रहा। उपेंद्र जी आपका माइक नहीं चल रहा।
April meeting joined है. Disconnected character. आवाज आ रही है? दीक्षित जी नमस्कार. दीक्षित जी नमस्कार. प्रोफेसर साहब नमस्कार. प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस. हाँ, बहुत बढ़िया. बहुत बहुत बधाई. बहुत बढ़िया. आयुर्वेद जगत के पहले प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस. हाँ हाँ हाँ, बढ़िया. बहुत अच्छा है. वैसे जो है प्रतिदिन इनका वक्तव्य आता है श्याम सुंदर जी का, सारे लोग लाभान्वित होते हैं. नमस्कार. मधुसूदन जी पांडे जी को बहुत बहुत बधाई हो. बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया आपने पुत्र रोगों पर. जी बहुत बहुत एंड नहीं हुई है. मीटिंग आफ्टर मीटिंग. 78 लोग अभी जुड़े हुए हैं. अभी जुड़े हुए हैं. 151 लोग थे. चांगलं झालं सर प्रेझेंटेशन तुमचं. हो, आता जे क्लिनिकल एक्सपिरियन्स होते आपले सर. ते मागे मुलांनी प्रेझेंट केलं होतं ना इथे, तर मी म्हटलं चला थोडा डिटेल आणि करतो. तर आणि 40 केसेस काढले मग मी त्यांचं. जे क्लिनिकला मी औषधं देत होते मग त्यांचं. आजकाल म्हणजे आयुर्वेदच्या प्रॅक्टिस मध्ये युटीआयचे केसेस खूप येऊ लागले आता. पहिले कमी. चांगलं, तुमचं अभिनंदन. खूप छान. धन्यवाद. राइट.